नमस्कार, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजया सती दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कथा साहित्य पर बात करेंगे। हमारी आज की कहानी है कोसी का घटवार, जिसके लेखक शेखर जोशी हैं। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि अध्ययन के उपरांत आप जान लें कि प्रस्तुत कहानी के माध्यम से शेखर जोशी की कहानी कला का क्या वैशिष्ट्य है। इस कहानी का संबंध नई कहानी आंदोलन से भी है, इसलिए नई कहानी आंदोलन को समझने में भी यह कहानी आपकी मदद करेगी। कहानी का परिवेश पहाड़ का है, इससे आप पहाड़ी जीवन और समाज से जुड़ी कुछ नई बातों को भी जान पाएंगे। एक कहानीकार के रूप में शेखर जोशी की कहानियों का अनुभव संसार मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा है: पहाड़ी समाज, कारखाने का श्रमिक समाज और निम्न मध्यवर्गीय शहरी समाज। पहाड़ी और निम्न मध्यवर्गीय शहरी समाज पर कई लेखकों की कहानियां हैं, लेकिन कारखाने के औद्योगिक जीवन पर हिंदी में गिने चुने लेखकों ने ही लिखा है। शेखर जोशी उनमें से एक हैं। उनकी कहानियाँ बदबू, मेंटल, उस्ताद, आशीर्वचन, नौरंगी बीमार है और डांगरी वाले आदि औद्योगिक जीवन की विश्वसनीय कहानियाँ हैं। शेखर जोशी का औद्योगिक जीवन से गहरा परिचय रहा है। जीवन के 31 वर्ष उन्होंने सैन्य औद्योगिक संस्थान में बिताए। उपरोक्त कहानियाँ उन्हीं जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति हैं। शेखर जोशी पहाड़ी प्रांत उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से 16 मील दूर उनका गांव पड़ता है। उसका नाम ओलिया है। अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं संभाग में है। पहाड़ी जीवन की कहानियों में शेखर जोशी का अपना अनुभव संसार मुखरित हुआ है। पहाड़ के जीवन की समस्या और संघर्ष इनकी कहानियों में कई रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। गरीबी, बेरोजगारी, जाति समस्या, जीवन की मूलभूत सुविधाओं से जूझते और हार कर विस्थापन को मजबूर होते पात्रों की बेबसी इन कहानियों का मूल स्वर है। टूटन, व्यतीत, विसर्जन, व्यथा कथा, बोझ और दाजू आदि कहानियों में पहाड़ी समाज का सच भरपूर व्यक्त हुआ है। नई कहानी आंदोलन का नाम सन 1955 में प्रतिष्ठित हो चुका था। शेखर जोशी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। कहानीकार के रूप में शेखर जोशी को नई कहानी आंदोलन का रचनात्मक माहौल मिला। वह संयोगवश इलाहाबाद शहर में ही रहते थे और इलाहाबाद उस समय नई कहानी आंदोलन से जुड़े कई लेखकों और पत्रिकाओं का केंद्र था। कमलेश्वर, अमरकांत, मार्कंडेय, भैरव प्रसाद गुप्त, श्रीपत राय, अमृत राय आदि लेखक और कहानी तथा नई कहानी पत्रिकाएं वहीं से निकलती थी। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, अमरकांत, मार्कंडेय, भैरव प्रसाद गुप्त, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती, शिव प्रसाद सिंह आदि इसी नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। कहानी के मामले में यह समय हिंदी साहित्य का स्वर्णिम दौर साबित हुआ। इस आंदोलन से जुड़ी पीढ़ी ने हिंदी को कई चर्चित और यादगार कहानियाँ दी। मसलन मोहन राकेश की मलबे का मालिक, आद्रा और मिसपाल कहानियाँ, राजेंद्र यादव की कहानी एक कमज़ोर लड़की की कहानी और छोटे छोटे ताजमहल, कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं और राजा निर्बंसिया जैसी कहानी, अमरकांत की दोपहर का भोजन, हत्यारे, डिप्टी कलेक्टरी, मार्कंडेय की गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला,
निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, कौवे और काला पानी तथा सितंबर की एक शाम, भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत और अमृतसर आ गया है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम तथा लाल पान की बेगम, शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्मनाशा की हार, मन्नू भंडारी की कहानियाँ यही सच है और त्रिशंकु, उषा प्रियमवदा की जिंदगी और गुलाब के फूल तथा वापसी, और फिर कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया तथा बादलों के घेरे आदि। ये सभी कहानियाँ इसी दौर की हैं। इन सभी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है और वह यह है कि इनमें कहानीकार के जीव ने उन्हीं जीवन विषयों को अभिव्यक्त किया है जिनसे उनका गहरा संपर्क रहा। इसी को अनुभव की प्रामाणिकता कहा गया। शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार और उनकी अन्य कहानियाँ तथा नई कहानी आंदोलन के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर नामवर सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक कहानी नई कहानी में लिखा है, जिंदगी के गहन जंगल में आज भी न जाने कितनी सजीव वस्तुएं पड़ी हैं जिनको अभी तक किसी कहानीकार से नाम नहीं मिल सका है, जिन्हें किसी की आंखें नहीं मिल पाती हैं और जो बोल उठने के लिए कहानीकार की वाणी के अभी तक मुहताज हैं। इन्हीं में मोटर मिस्त्री उस्ताद थे जिन्हें शेखर जोशी ने शिष्य बनकर पहचाना। यहीं बदबू महसूस न करने वाले और बदबू को न भूलने वाले लोग भी मौजूद हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर कोसी का घटवार रहता है और आंचलिक कहानियों में उभरने वाली दर्जनों सजीव आत्माएं यहीं से ली गई हैं। इस ताजगी को अन्वेषण कहें या बंद किताबों से लिए गए चित्रों की दमघोंट गंध को। कोसी का घटवार कहानी में कुल जमा 12 पात्र हैं, लेकिन कहानी मुख्य रूप से 2 पात्रों पर केंद्रित है, लक्ष्मा और गुसाई। यह एक रिटायर्ड फौजी की कहानी है जिसका नाम गुसाई है। गुसाई फौज से रिटायर होने के बाद कोसी नदी के किनारे वक्त काटने के लिए घट लगवा लेते हैं। कोसी नाम से 2 नदियां हैं, एक वह जो तिब्बत से निकलकर नेपाल के रास्ते बिहार जाती है और गंगा में मिल जाती है। इसी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रस्तुत कहानी में जिस कोसी का जिक्र है वह एक छोटी पहाड़ी नदी है जो अल्मोड़ा में बहती है। पहाड़ी इलाकों में छोटी नदियों के किनारे पानी को बांधकर उसके वेग के सहारे पत्थर और लकड़ी से घट का निर्माण किया जाता है। इन घटों में अनाज पीसा जाता है। एक दिन ऐसे ही घट में बैठे बैठे गुसाई अपने पुराने दिनों की याद में खो जाते हैं। वह उन दिनों को हालांकि याद नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान अपनी पहनी हुई पैंट पर जाता है, स्मृतियाँ सिलसिलेवार ढंग से उभरने लगती हैं। उन्हें याद आता है कि एक बार हवलदार धर्म सिंह ऐसी ही लॉन्ड्री की धुली हुई नोकदार क्रीज वाली पैंट पहनकर गांव आया था और गुसाई ने तय किया कि वह भी फौजी बनेगा। इस पैंट के मोह में वह फौज में भर्ती हुआ, लेकिन वापस लौटा तो पैंट के साथ साथ उसके जीवन का अकेलापन भी उसके साथ लिपटा हुआ वापस आया। पहली बार जब वह छुट्टियों में घर आया तो गांव भर के लोग उसे देखने आए, लेकिन गुसाई जिसे खोज रहा था वह नहीं दिख रही थी, लक्ष्मा, जिससे वह प्यार करता था। लक्ष्मा ने उससे वादा किया था वह जैसा भी कहेगा वैसा ही वह करेगी, लेकिन लक्ष्मा के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। बाद में गुसाई को पता चला कि लक्ष्मा की शादी पास के ही गांव में राम सिंह से हो गई। उसके बाद अपनी सर्विस के दरमियान गुसाई फिर कभी लौटकर अपने गांव नहीं आए। छुट्टियों में भी नौकरी करते रहे। आज वे सोचते हैं यह सब कुछ इसी पेंट की बदौलत हुआ। इस बीच गुसाई के घट में अनाज पिसाने के लिए 1-2 लोग आते हैं जिन्हें वह लौटा देते हैं।
क्योंकि घट में पहले से ही बहुत सारा अनाज रखा हुआ है। कुछ देर बाद घट पर एक स्त्री आती है। गुसाई उसे भी लौटने के लिए कह देते हैं, लेकिन तभी उस स्त्री की हल्की सी छवि पाकर वे एक बारगी सन्न रह जाते हैं। वह लक्ष्मा थी। लक्ष्मा ने अभी उसे नहीं पहचाना था, क्योंकि वह आटे से पुता हुआ गुसाई पहचान नहीं आ रहा था। और जब लक्ष्मा ने पहचान लिया तो गुसाई को इस रूप में देखकर उसे इतना आश्चर्य हुआ जितना कोसी की सूखी धार के उमड़ने पर भी नहीं होता। वे दोनों किसी समय प्रेमी थे, प्रेमी आज भी हैं, लेकिन कहानी यहाँ यह दिखाती है कि अब वे अपनी भावनाओं को चाहकर भी उस रूप में प्रकट नहीं कर सकते। लक्ष्मा विधवा हो चुकी है। उसका एक लड़का भी है जो थोड़ी देर बाद अपनी माँ को खोजते हुए घट पर पहुँच जाता है। लक्ष्मा बात बात में गुसाई को बताती है कि ससुराल में उसकी निभ नहीं पाई और वह मायके चली आई, लेकिन कुछ ही दिन पहले लक्ष्मा की माँ भी गुजर गई। गुसाई पैसों से लक्ष्मा की कुछ मदद करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मा इनकार कर देती है। अनाज पिस जाने पर गुसाई लक्ष्मा की नज़र बचाकर उसके बोरे में अपने हिस्से का आटा मिला देता है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मा अपना पिसान लेकर चली जाती है। कहानी का आखिरी वाक्य है, चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब कुछ सुनसान निस्तब्ध। कोसी का घटवार कहानी की शुरुआत नायक गोसाई के अकेलेपन की पीड़ा से होती है। उसे पता है कि उसका यह अकेलापन उसके जीवन का हिस्सा है, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए यह कहानी प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम की पीड़ा की कहानी है। कहानी का आरंभ गुसाई की मनोदशा की अभिव्यक्ति के साथ होता है। गुसाई चिलम पीना चाहता है, लेकिन उसका मन चिलम पीने में नहीं लगता। कहानी का पहला ही वाक्य बताता है कि गुसाई का मन पहले से ही उखड़ा हुआ और उद्विग्न है। वह अशांत है और उससे उबरने का जरिया चिलम को बनाना चाहता है, लेकिन राहत नहीं मिलती। मन की उद्विग्नता को दूर करने के लिए वह बेवजह घट में जाकर अनाज को उलटता पलटता है। प्रेम की पीड़ा उसे प्रिय ने दी है, लेकिन वह उसे दोष नहीं दे पाता। नायक गोसाई की दृष्टि में कहानी में कोई खलपात्र नहीं है, फिर भी उसका दर्द मानवीय है। गोसाई का यह दर्द कुछ उसके अपने भावों के कारण से है और कुछ प्रिय ने दिए हैं। अगर वह व्यावहारिक या समझदार होता तो शादी करके अपना घर बसा लेता, लेकिन वह ऐसा न कर पाने के कारण आज तक अकेलेपन की पीड़ा का शिकार है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। यह कहानी में एक पंक्ति आती है, गुसाई अपने जीवन में अकेला है, उसका घट भी गांव से बाहर है। वह लक्ष्मा से प्रेम करता था, लेकिन लक्ष्मा के पिता ने कहा था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम। इसीलिए दबाव में आकर बगल के गांव में राम सिंह से लक्ष्मा की शादी हो गई। हालांकि लक्ष्मा ने वादा किया था कि वह वही करेगी जो गुसाई चाहेगा, लेकिन लड़की अपने पिता की बात का प्रतिकार नहीं कर सकी। इस बात को गुसाई अच्छी तरह से जानता और समझता है। आज घट में गुसाई को पुरानी बातें, तकरीबन 15-16 साल पुरानी बातें बेतरह याद आने लगी। लक्ष्मा के राम सिंह से शादी कर लेने के बाद उसने गांव आना भी छोड़ दिया। चाहकर भी किसी से लक्ष्मा के बारे में नहीं पूछ पाया। छुट्टियों में स्टेशन दर स्टेशन नौकरी करता रहा, लेकिन गांव नहीं आया। लक्ष्मा का न मिल पाना उसके लिए चाहे जितना बड़ा दुख हो,
इसके लिए उसके मन में लक्ष्मा के प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं है। लक्ष्मा अपने वादे से मुकर गई, लेकिन गुसाई इस बात को लेकर रंज में नहीं है। इतने पर भी वह लक्ष्मा के प्रति चिंतित ही है। लक्ष्मा ने जब उससे वादा किया था तो उसने गंगनाथ जीव की कसम खाई थी। गंगनाथ उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल के देवता हैं। वहाँ के पहाड़ी लोक जीवन में इनके प्रति भारी श्रद्धा का भाव देखा जाता है। तो गुसाई को लगता है देवी देवताओं की झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, उन्हें तो और भी नहीं जो पूत परिवार वाले हों। गुसाई की वर्षों से साध है कि जब कभी लक्ष्मा से भेंट होगी वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित कर ले। उसकी चिंता ये है कि वह ईश्वरीय कोप से बची रहे, और जब घट में उसकी मुलाकात लक्ष्मा से होती है तो वह झिझकते हुए लक्ष्मा से इस बात की ताकीद कर देता है। कुमाऊं में पूजा की एक विशेष पद्धति है जो जागरण जैसी होती है, उसे जागर कहते हैं। गोसाई सोचता है देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज़ करने से क्या लाभ। जिस पर भी देवताओं का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। लक्ष्मा ने वादा तोड़ा था, गुसाई स्वतंत्र था। लक्ष्मा की याद में अकेले जीवन गुजारना उसने कबूल किया, बजाय किसी और से शादी कर लेने के। लक्ष्मा की वजह से अकेले रह जाने पर भी वह उसके प्रति हित चिंतन से भरा हुआ है। वह चाहता है कि लक्ष्मा सुखी रहे, उसके जीवन में नाहक परेशानियां न हों। उसके मन में लक्ष्मा के लिए अब भी बिना किसी शिकायत के उतना ही प्रेम है, और यह प्रेम जिम्मेदारी के साथ है। इस जिम्मेदारी के साथ कि लक्ष्मा के जीवन में उसकी वजह से कोई मुसीबत न आए। इसके लिए वह लक्ष्मा को आगाह करना चाहता है। प्रेम सभी करते हैं, लेकिन प्रेम को बिना किसी अपेक्षा के बनाए रखना एक बड़ा मूल्य है। लक्ष्मा जब घट पर आती है तो बहुत देर बाद एकाएक गुसाई को ध्यान आता है कि लक्ष्मा के गले में काला चेरेऊ नहीं है। काला चेरेऊ सुहाग का चिन्ह होता है, मंगलसूत्र की तरह। वह उसके असमय विधवा होने पर द्रवित हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। दोनों प्रेमी हैं, लेकिन परिस्थिति उनके सामने ऐसी है कि वे पुराने दिनों की बात दोहरा भी नहीं सकते। लक्ष्मा विधवा और एक बालक की माँ है। जाते समय लक्ष्मा को जब गुस्साई सहायता स्वरूप कुछ देना चाहता है तो लक्ष्मा अस्वीकार कर देती है, और गुस्साई छिपाकर घट में कुछ अपने हिस्से का आटा लक्ष्मा के बोरे में मिला देता है। लक्ष्मा रुपया लेने से मना कर देती है। यह प्रेम का स्वाभिमान है जो किशोर उम्र के मीठे सपने से कहीं बड़ा है, और गुस्साई छिपाकर चुराकर उसकी मदद करना चाहता है। यह किसी तरह प्रेमी के काम आने की इच्छा का ही प्रतिफलन है। उसके जीवन संघर्ष में थोड़ा सा ही सही हाथ बटाने की हसरत है। दोनों एक दूसरे के प्रारब्ध पर विस्मित हैं, लेकिन दोनों परंपरागत नैतिकता से बंधे हुए भी हैं जिसकी वह रक्षा करते हैं, मर्यादा भंग नहीं करते। गुसाई को पता है कि उसके चाहने पर समाज की नज़र है, इसलिए लक्ष्मा से ज़्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं है। ज़्यादा मिलने पर लक्ष्मा की प्रतिष्ठा पर भी असर हो सकता है, तो इसलिए यह दायित्व भी गोसाई का है जिसे वह समझता है, भली भांति समझता है। गोसाई की समझदारी और जिम्मेदारी ही उसके प्रेम के पुनर्मिलन में बाधा है। कहानी के अंत में दोनों के मिलन पर सहज एहसास और प्रेम के लिए कुछ कर पाने की चाह ही सुखद है। कहानी में यही आनंद के पल हैं, बाकी सब निराशा, अंधकार और अकेलापन है। इन आनंद के पलों का भविष्य है, ये हमेशा बने रहेंगे, लेकिन मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी है। छवि खराब नहीं करनी, जहाँ तक संभव हो मदद करनी है। मदद करते हुए प्रिय की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का ध्यान रखना है। ये बातें कहानी में बहुत ही सूक्ष्मता से
गुथी हुई हैं। पहाड़ सब दिन से फौज में भर्ती का एक बड़ा केंद्र रहा है। पहले रजवाड़ों के यहाँ, फिर अंग्रेज़ों की फ़ौज में। आज की हिंदुस्तानी आर्मी में भी सबसे ज़्यादा सैनिक उत्तराखंड से हैं, यह एक तथ्य है। इसका सीधा कारण पहाड़ में जीविका का अभाव भी है। खाने कमाने की मजबूरी में पहाड़ से लाखों की तादाद में जवान फौज में गए। गुसाई भी फौज में धर्म सिंह की क्रीज वाली पैंट देखकर ही जाता है और वापस जीवन भर के अकेलेपन के साथ लौटता है। लक्ष्मा के पिता को फौज की नौकरी से शिकायत है। इस शिकायत में एक पिता की चिंता शामिल है और गुसाई को तो क्रीज वाली पैंट पहननी है, इसलिए वह फौज में जाता है। लक्ष्मा किसी और से ब्याह दी जाती है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मा का पति मर जाता है, तो लक्ष्मा के जीवन का हासिल क्या रहा? प्रेमी भी नहीं मिला और पति की मृत्यु हो गई। इन दोनों के प्रेम के बीच में फौज है। इस कहानी की पृष्ठभूमि में पहाड़ का युद्ध से ऐतिहासिक संबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, सरस्वती पत्रिका में सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। उस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का माहौल छाया हुआ है। कहानी का अभिप्रेत यह नहीं है, लेकिन कहानी उसके बिना भी नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने हिंदी को उसने कहा था जैसी कहानी दी, उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध ने हिंदी को कोसी का घटवार जैसी कहानी दी है। इस कहानी को संपूर्णता में युद्ध से अलग करके नहीं देखा जा सकता। युद्ध ने पहाड़ को कई जख्म दिए हैं और यह कहानी भी उन्हीं जख्मों में से एक को दिखाती है। कहानीकार ने कहानी में प्रेम के दो स्वरूप दिखाए हैं। एक प्रेम के शुरुआती दिन है, जिसमें दो व्यक्ति साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। एक उम्र होती है जिसमें ज़िंदगी की जटिलताओं और विडंबनाओं की खबर कम हुआ करती है। इसी उम्र में वादे किए जाते हैं, कस्में खाई जाती हैं। लक्ष्मा और गुसाई की उम्र यही थी। उनकी कस्में पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वे शादी करें, इसमें लक्ष्मा के पिता की सहमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेटी का पिता बेटी से प्रेम नहीं करता, उससे तो बेटी की परवाह कुछ ज़्यादा ही है। वह बेटी के हित के लिए ही गोसाई से शादी न करके राम सिंह से बेटी की शादी करता है। लेकिन कभी कभी हित करने की चाहत में कैसे अहित हो जाता है, पिता को इसका भान भी नहीं होता। यही ज़िंदगी की पेचीदगी है। हमारे चाहने और उसके होने के बीच कई और चीज़ें काम करती हैं। लक्ष्मा और गोसाई की शादी नहीं हो पाती। प्रेम के लिए गोसाई भरपूर त्याग करता है। यह उसके बस में था कि वह त्याग कर दे, लेकिन लक्ष्मा के बस में यह भी नहीं था। उसके ऊपर उसके पिता थे। इस घटना के 15 साल बाद फिर अचानक एक दिन दोनों की मुलाकात होती है। प्रेम कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ यही है, जब दो पुराने बिछड़े प्रेमी हठात आमने सामने पड़ जाएं। प्रेम आज भी उतना ही है, लेकिन आज वह मुखर नहीं, गोपन है। वह परिपक्व है। अधिकार भाव से लक्ष्मा गोसाई के लिए रोटी और चाय बनाती है और गोसाई चुपके से उसके आटे में अपने हिस्से का आटा मिला देता है। युवा आलोचक पल्लव ने लिखा, कहानी मामूली लोगों के जीवन को आधार बनाती है और इसकी प्रेरणा अत्यंत गैर मामूली है। प्रेम स्वयं ही पुरुषार्थ है। प्रेम के लिए कोई उद्देश्य खोजना नासमझी है। शेखर जोशी इस प्रेम की शाश्वतता को फिर आकार देते हैं। कहानी प्रेम के इन स्वरूपों के साथ साथ उस युद्ध की ओर भी इशारा करती है जो पहाड़ की नियति रही है। कहानी में फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्ति की तकनीक का प्रयोग हुआ है।
इसका पहला सफल प्रयोग 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी कहानी उसने कहा था में किया था। फ्लैशबैक की तकनीक में कहानी मौजूदा स्थिति से पीछे जाती है और फिर जहाँ से वह पीछे गई थी वहाँ से आगे बढ़ती है। शेखर जोशी की कहानियों में केंद्रीय पात्र का परिचय कहानी के आरंभ में ही मिल जाता है। ज़्यादातर कहानियों की शुरुआत वहीं से होती है। पाठक को यह अंदाज़ मिल जाता है कि कहानी में वह कौन है जिस पर पाठक को बराबर नज़र जमाए रखनी है। इस कहानी में भी गुसाई कहानी के पहले ही वाक्य से मौजूद है। कहानी की पहली पंक्ति है, गुसाई का मन चिलम में भी नहीं लगा। ऐसा ही कई और कहानियों में भी होता है। मसलन बदबू कहानी को ही लें। उसका यह आरंभ है, एक साथी ने उसकी परेशानी का कारण भांप लिया था। ऐसे नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो। यह कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चले आने का संकेत किया। पात्र के संक्षिप्त परिचय के बाद उसके आसपास का वातावरण निर्मित होना शुरू होता है। पात्र के आसपास घटित हो रही घटनाओं और चीज़ों से उसकी आंतरिक तहों का पता चलता है। वातावरण के वर्णन में पात्र कहीं खोता नहीं है। वातावरण उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। इस कहानी में जितनी भी शब्द ध्वनियाँ हैं, असल में वे गुसाई के मनोजगत की ही ध्वनियाँ हैं। वातावरण का जो सन्नाटा है वह गुसाई के जीवन का सन्नाटा है। चक्की के पाट का खिस्सर खिस्सर, मथानी की छच्छिर छच्छिर की आवाज़, कठफोड़वे की किटकिट गुसाई के हृदय की ही निरर्थक धड़कन का नादमय बिंब है। प्रोफेसर नामवर सिंह ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, कहीं कोसी नदी की सूखी धार घटवार के अकेलेपन का बिंब है, तो कठफोड़वा की किटकिट तथा पंचक्की की मथानी की छटछिट सूने हृदय की निरर्थक धड़कन का नादमय चित्र है। शेखर जोशी की कहानियों का पहला वाक्य बहुत अर्थवान होता है। इसका पता बहुधा कहानी के अंत में मालूम होता है। इस कहानी के पहले और आखिरी वाक्य को मिलाइए तो यह जाहिर हो जाएगा कि गुसाई का मन तो असल में पिछले 15 साल से नहीं लग रहा था। चिलम में क्या ही लगेगा। प्रस्तुत कहानी में मुख्य रूप से 2 ही पात्र हैं। इससे कथा में सघनता की सृष्टि करने में कथाकार को सहूलियत मिली है। कहानी अंचल विशेष की है, लेकिन इससे कहानी की भाषा पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ एक शब्द मसलन घट, गुल, मथानी आदि स्थानीय शब्द के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कुछ अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल भी है। वह आर्मी के वातावरण की मांग के हिसाब से किया गया है। इसके अलावा भाषा ऐसी है जिसे हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। इस समग्र अध्ययन के बाद निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि कोसी का घटवार हिंदी की एक चर्चित और यादगार प्रेम कहानी है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण स्वर इसमें अनुस्यूत हैं। यह कहानी प्रेम के बहाने युद्ध और पहाड़ के ऐतिहासिक संबंध को भी स्पष्ट करती है। कहानी की भाषा में कोसी नदी की धार की तरह ही सहजता है। आडंबरहीन कथ्य और शिल्प से सजी यह कहानी अर्थ संप्रेषणीयता में अचूक है। हिंदी कहानी में कोसी का घटवार कहानी किस कदर चर्चित है, उसकी मिसाल तो यही है कि शेखर जोशी का नाम आने पर यह पूछा जाता है, कौन वह कोसी का घटवार वाले लेखक। धन्यवाद।